लेक्चर 17 की शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें हम लोग लेक्चर 17 में बिहार में गुप्त उत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। गया तथा बिहार के गया तथा भोजपुर अभिलेख में गुप्तोत्तर काल या उत्तरवर्ती गुप्त काल के बारे में पता चलता है। इतिहासकार इस काल को उत्तरवर्ती गुप्त काल या मगध गुप्त के नाम से जानते हैं। इतिहासकार इस काल को उत्तरवर्ती गुप्त काल या मगध गुप्त के नाम से जानते हैं। अगर संस्थापक की बात करते हैं उत्तरवर्ती गुप्त काल या मगध गुप्त के, तो एक अफसर अभिलेख मिलता है जिसमें कृष्ण गुप्त को इस काल का संस्थापक माना जाता है। अब इसी दौरान बंगाल में गौड़ राजवंश की स्थापना होती है शशांक के द्वारा। शशांक की बात करते हैं तो ये बिहार के कई क्षेत्र को भी जीत लेता है और ये एक क्रूर शासक था जो बौद्ध धर्म से नफरत करता था, जिसके चलते ये महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाया था, ठीक है, शशांक। अब देखो बात करते हैं उत्तरवर्ती गुप्त काल के बारे में या मगध गुप्त काल के बारे में। तो इस काल का सबसे प्रमुख यानी सबसे पावरफुल शासक की बात करते हैं तो आदित्य सेन गुप्ता था, आदित्य सेन गुप्ता, ठीक है। यह अपने साम्राज्य में मगध, उत्तर बिहार तथा पूर्वी बिहार को मिला चुका था। मगध, उत्तर बिहार तथा पूर्वी बिहार को मिला चुका था। यह वैष्णव धर्म को मानता था, ठीक है। अगला पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, क्या है चौथा पॉइंट, इसका लास्ट शासक था। अगर लास्ट शासक की बात करते हैं तो इसके लास्ट शासक हो जाएंगे कौन? इसके लास्ट शासक हो जाएंगे जीवगुप्त द्वितीय। और इसके संस्थापक की अगर बात करते हैं तो संस्थापक हो जाएंगे कृष्णगुप्त अफसर अभिलेख के अनुसार। तो उत्तरवर्ती गुप्त काल या मगध गुप्त के बारे में 3 पॉइंट याद रखना है। इसके प्रथम शासक हो जाएंगे कृष्णगुप्त अफसर अभिलेख से और लास्ट शासक हो जाएंगे जीवगुप्त, ठीक है। ये जीवगुप्त हो गया, बस यही। अब देखो 8वीं शताब्दी की जैसे ही अंत होती है मध्य में, और अब अरब आक्रमण के बाद 3 पावरफुल राज्य मतलब उभर के आते हैं। गुजरात में प्रतिहार, दक्कन में राष्ट्रकूट, बंगाल बिहार में पाल। तो बिहार स्पेशल में मुझे सिर्फ पाल वंश के बारे में पढ़ना है। यहाँ एक बार मैप में देख लो, इधर पाल वंश, ठीक है, नालंदा के आसपास ये फलते फूलते हैं। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत में हो गए, चोल पांड्य भी इनके साथ हैं। इधर चेर हो गए, इधर पांड्य हो गए, इधर चोल हो गए। प्रतिहार गुजरात और राजस्थान में होगा। चलो पाल वंश। हर्षवर्धन साम्राज्य का अंत होता है 647 AD में इसकी मृत्यु के बाद, और पाल वंश का उधर उदय हो जाता है। संस्थापक इसके हैं पाल वंश के गोपाल, बौद्ध धर्म को मानता था गोपाल, ठीक है। गोपाल 750 से लेकर 770 ईस्वी तक रहता है। इसकी राजधानी है मुंगेर, 20 साल तक रहता है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने, बिहार शरीफ में। अब देखो जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, 647 ईस्वी में, उस दौरान 3 वंश पैरेलल वंश चलते हैं, पाल वंश, सेन वंश और मिथिला में कर्नाड वंश। तो पाल वंश के बारे में तो 750 से लेकर 1161 तक पाल वंश रहता है, और सेन वंश की बात करते हैं तो 1170 से लेकर 1230 तक सेन वंश चलता है, 1170। और मिथिला के कर्नाड वंश 1000, यानी पाल वंश खत्म 9 साल के बाद सेन वंश शुरू हो जाता है। और मिथिला के कर्नाड वंश 1095 से लेकर 1324। अब पाल वंश के बारे में देखो, पाल वंश का 2 फेज चलता है, एक 750 लेके 850, लगभग 100 साल, ठीक है। और दूसरे संस्थापक के रूप में जाने जाने वाला महिपाल आता है, जो कि 988 से लेके 1038 तक रहता है। तो पहला फेज में गोपाल, धर्मपाल और देवपाल। गोपाल अपनी राजधानी मुंगेर रखता है, धर्मपाल आता है, राजधानी को पाटलिपुत्र लेके चला जाता है, और देवपाल फिर राजधानी को मुंगेर करता है। एक बार फिर कर लेते हैं। गोपाल अपनी राजधानी मुंगेर रखता है, धर्मपाल राजधानी को पाटलिपुत्र लेके जाता है, फिर देवपाल आता है, राजधानी को फिर से मुंगेर कर देता है, ठीक है। अब देखो धर्मपाल पढ़ेंगे 770 से लेके 810, और देवपाल 810 से लेके 850। धर्मपाल 770 से 810 और देवपाल 810 से 850। धर्मपाल, ठीक है, 770 से लेके 810। इसके बारे में महत्वपूर्ण है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला पहला पाल शासक
तो धर्मपाल। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला पहला पाल शासक तो धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में बनाया था कौन? तो धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में बनाया था कौन? तो धर्मपाल। 200 गांव अनुदान दिया था नालंदा बिहार को, धर्मपाल। 200 गांव अनुदान दिया था नालंदा बिहार को, धर्मपाल। धर्मपाल ने परम सौगात की उपाधि धारण की थी, परम सौगात। पाटलिपुत्र राजधानी पीछे पड़ चुके हैं। हरिभद्र एक बौद्ध भिक्षु था जो कि धर्मपाल के दरबार में रहता था। हरिभद्र एक बौद्ध भिक्षु था जो कि धर्मपाल के दरबार में रहता था। उत्तरापथ स्वामी की उपाधि इसको दी थी किसने? गुजरात के एक कवि थे शोंडल ने इसे उत्तरापथ स्वामी को की उपाधि दी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय में मुख्य अंतर जानते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना विध धर्मपाल ने की थी। ये एक राज्य विश्वविद्यालय था जिस पे राजा का नियंत्रण था, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय एक शाही अधिकार से मुक्त विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। देवपाल 810 से लेकर 850, 40 साल तक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। राजधानी थी मुंगेर, पढ़ चुके हैं पीछे। साम्राज्य विस्तार उत्तर पूर्व में कामरूप तक यानी असम तक लेके गया था, पूर्व में ओडिशा तक लेके गया था, उत्तर पूर्व और उत्तर में नेपाल तक गया था। ठीक है, उत्तर में नेपाल तक गया था। जावा शासक बलपुत्र देव के कहने पे 5 गांव दान देता है नालंदा महाबिहार को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है देवपाल के बारे में। जावा शासक बलपुत्र देव के कहने पे 5 गांव दान देता है नालंदा महाबिहार को। और अगर धर्मपाल की बात करते हैं तो 200 गांव अनुदान देता है नालंदा बिहार को। वो 200, ये 5। महिपाल प्रथम दूसरा फेज आता है 988 से लेकर 1038। इसको पाल वंश का दूसरा संस्थापक कहते हैं, ये ध्यान रखना है। अब इसके समय में राजेंद्र चोल प्रथम बंगाल बिहार पर आक्रमण करता है। राजेंद्र चोल प्रथम महिपाल प्रथम के समय में बंगाल बिहार पर आक्रमण करता है। 1023 ईस्वी में राजेंद्र चोल प्रथम और महिपाल प्रथम के बीच में युद्ध होता है जिसमें महिपाल प्रथम बुरी तरह पराजित होता है। महिपाल प्रथम, और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो पाल वंश का अंत हो जाता है। यानी पाल वंश का अंतिम शासक की बात करते हैं तो महिपाल प्रथम, और प्रथम शासक की बात करते हैं तो गोपाल। टॉपिक रिकैप है, इसके बाद लेक्चर 18 में शुरू करेंगे।